हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी अंतिम बयान। तू भी एक ही डटैया हो, ना कछु देखे ना भाले, बस हो गए हमरी टांड पे सवार। आज ऊ सगा कान में कछु टुपक दिया, कल ऊ ठोंग मार दिया, बस हो गया चिल्ला चिल्ली शुरू। महुआ को आज लमछड़ की टपट कतई सहन ना हुई, सो उसने सुना दी। ता ऊ हमार सगा है कि नाही? लमछड़ ने उबल कर कहा। ता हम दिए तो हैं तो हर सगा को भात पसा के, उबला आलू हरी मिर्चा के साथ धर के, और का रबड़ी बसौंधी दोना पथोका में परस के दई। हर बेला बस गाम भाई जात भाई, हमरे हिया नहीं, हम तो हर लुगाई नहीं। लमछड़ चुप मार गया। लमछड़ यानी खूब दुबला पतला छड़ी सा लंबा उसका पति। इसी बुलाकी नाथ स्टेट में सुबह शाम मोटरें धोता है। कपड़ा मंडी के थोक व्यापारी पोशाकी मल ने रहने को क्वार्टर दे रखा है। पोशाकी मल की गद्दी चौक में है। कई पार्टनर हैं और कई मुनीम। सबकी गद्दियां बड़े हॉल में जमी हैं, जिसे सब कोठी पुकारते हैं। लमछड़ वहाँ माल की गांठें बंधवाता है, फिर माल ठेलों पर भी उसे ही लदवाना होता है, ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाने को, बाहर शहर ले जाने को। कोई एक काम है कोठी में। ऊपर की मंजिल पर तो बिस्तरे और उस्तरे सब तैयार रखने पड़ते हैं। बाहर शहर से आए व्यापारी रात बिरात ठहर जाते हैं। उधर दिन भर गद्दी पर भांति भांति का खान पान चलता रहता है व्यापारियों के खातिर में। कभी लमछड़ गली से हलवा नगौरी का परोसा लेने दौड़े तो कभी खोमचा चाट। सब उसी कोटर की महिमा है जो पोशाकी मल ने काम के बदले उसे दे रखा है। भौजी आप तो बैठी हैं गांव खेत सहेज के, और इन दोनों को छत छाजन के बाहर ला खड़ा किया कि जाओ शहर में कामकाज खोजो। क्वार्टर का सुराग पड़ते ही मेला भरने लगा उनकी कोठरिया में। सबसे अव्वल तो भौजी ने अपने भाई को ही भेज दिया। सब खा पी के खेस कंबल लेके कोटर के अगाड़ी पड़ जाते हैं। उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ लमछड़ को ही करना है। इतने जवा मर्दों के मांडे थेपना बड़े कसाले का काम है, सो किलस्ती है महुआ। अब यहाँ लमछड़ भी तो जाके बाहर गांव भाइयों में सो रहता है। एक रोज़ महुआ ने पाँव की पाजेब दीवार पर दे मारी तो आवाज़ सुन के उसका छोटा सा देवर नानरिया ही भीतर दौड़ा आया और उसके बगल में सो रहा। एक चादर में शीत काटती महुआ ने चादर भी देवर पर डाल दी। बिन माँ का उसका ये नन्हा देवर उसका लाडला है। सत्यनारायण की कथा के लिए भूना आटे बूरे का घना सारा कसार वो अपने इस देवर के लिए बचा रखती है। लमछड़ को तो अपनी ही औरत जैसे दिखलाई ही नहीं पड़ती। बस रोटी पोने भात पसाने की लाल हरी चूड़ियाँ पहने कोई मशीन हो जैसे। भात में कोई कंकड़ कुरकुट हुआ तब उसे औरत मान के बतियाना पड़ जाता। वो भी कैसे, दूर से उछल उछल के मोटरिया के भोंपू माफिक हुआ हुआ करके, जिससे सबको पता चल जाए कि कोई मर्द अपनी जोरू को बरज रहा है। महुआ ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि उसका आदमी उसमें खोट भी निकाले तो नज़र की आँच में धीमे धीमे बदकही के गुलगुलों के बीच। पर लमछड़ को तो गांव भाई पोसने से फुर्सत नहीं, सुघड़ भलाई जो चाहिए। फिर पकाना जिमाना खाना खिंडाना उसी ढप पर आ गया। लमछड़ की नज़र में जो महुआ हो ही ना। आया, रोटी मांगी और बैठ गया पंगत में आलती पालती मार के। कुल्ला किया और पड़ गया खटिया पे। बगल में चाहे फिर मुनक्का पड़ा हो कि टुइयाँ, उसे तो अपने खर्राटों से मतलब। फिर एक रोज़ महुआ ही नए सिरे से तुनक उठी। हमको एक्के ठो किरासिन का स्टोव लाई दो, लक्कड़ धुआता है, हमरी आँखें चिलचिलाती हैं। भौजी तूहू को कौन समझा दिया रे स्टोव का मामला? टुइयाँ कौर मुख में ठूसे ठूसे खी खी कर उठा। पंगत में बैठे जीमते लमछड़ का सीना घरवाली की इस मांग पर जाने कैसे कुछ फूल उठा। हाँ हाँ लाए देव, उसने दिलासा दिया। कुछ देर फिर सब में नए ज़माने के नए सामान को लेकर गप्पबाजी हो रही। और फिर एक रोज़ लमछड़ ने मिट्टी के तेल का स्टोव ला पटका और खीस निपोर का मखौल करने लगा। ले औरत जात, आज हम स्टोव ला के धर दिए हैं, कल को बर्फ़ की अलमारी न मांग बैठे ससुरी। टुइयाँ भागा गया राशन की दुकान पर और भर कनस्तरी मिट्टी का तेल कटा लाया। मुनक्का भटर भटर भोजन बनते देखने लगा। स्टोव भर जोश से धूं धूं जलने लगा। हांडी में कलछुल चलाती महुआ ने कनखियों से देखा, उसका आदमी उसे भरपूर नज़र से देख रहा है। खा पीकर सब एक एक कर खिसकने लगे। लमछड़ अब भी जुरू के इर्द गिर्द मंडराता रहा। महुआ दम साधे रही, कहीं बेसब्री से आदमी अकबका के भग न ले।
इतने में लमछड़ हुमच के उकड़ू बैठ गया और झपट कर मुट्ठी में स्त्री की भां भींच ली। बस तभी हाका सा पड़ गया। बाबू थे, बिन सांस काढ़े चिल्लाते ही गए, मानो यम ने जकड़ रखा हो और लमछड़ आके छुड़ावेगा। दौड़ा लमछड़ और दिखते ही गद्दी पे पठा दिया गया। बाहर शहर का व्यापारी आ गया था। उसका नहाना खाना सोना होना था। जब तक लमछड़ बाबू का कच्चा चिट्ठा हाथ में लिए थका हारा लौटा, क्वार्टर के सामने खर्राटों और करवटों का घेरा था, वो भी उसी में घुसकर ढेर हो गया। अगले रोज लमछड़ गद्दी पर से कचौड़ियाँ लेने गली में उतरा तो अपनी अंटी भी खोल आया। उसने छींट की एक जनाना धोती खरीदी और मैल खोल रंग का नायलॉन का पेटीकोट। धोती ऐसे मोटे सूत की कि पहनने वाली की उम्र बीत जाए पर धोती ना फटे, और पेटीकोट का रंग धुआं धुआं सा, धुले न धुले एक ही सा। सांझ को लाके बंडल उसने घरवाली के सामने ला पटका, जात भाइयों के बीचों बीच। पर रात को मारे झेप के वो बाहर ही पड़ रहा। भला सा सवेरा हुआ, सब इधर उधर चले गए तो महुआ नहाई। छीटा छपाका नहीं, सच में नहाई। मल मल के चिकनी मूरत सी काया निकल आई। नायलॉन का नया पेटीकोट और साड़ी पहनी। कोरा कपड़ा और सुथरा तन दोनों गमकने लगे। अब रसोई करेगी महुआ जी जान से, ऐसी कि आलू टमाटर और सौंधी रोटी की महक बाहर से ही उसकी नाक पकड़ ले। भूले न कभी आज का पकाया बचाया। भाजी पका डाली, रसदार झालदार। रोटी पोते तो उसे अपने आप रिझाने लगा। रोटियां बेलते चूड़ियां हंसने लगीं। तवे पे पड़े तो फिर से झन्न। रोटी फुला फुला के वो भूपे पटक घी चुपड़ और सर से कटोरदान में खिसका दे। आज तो मांडे बड़ी मौज से सिकते जाए हैं आपसे आप, गोल गोल सोंधे सोंधे। उसने साड़ी का साया घुटनों तक लेकर कमर में खोस लिया। रामा रे, आज रसोई करत जी ना घात। वो हंसने लगी और बीन धो भात भी चढ़ा दिए। रसा रसा तरकारी में भात खूब रचेगा। एल्लो, स्टोव झपक झपक सोने लगा। हेरे भाई, निंदासा है का रे, पेट नहीं भराना का। उसने लाड़ से नए स्टोव को उकसाया और पंप मारना शुरू किया। जल्दी जल्दी, तेज तेज। मुनक्का कहत रहा कि पिन से क्रोध दो बस, स्टोव नखरा छोड़ भक भक जल पड़े। वो पटरा खिसका कर पिन खोजने लगी। कैसा गुप्पा चुप्पा बखत है, बीबी जी का बाजा साफ सुनाई पड़ रहा है। लाड़ो मेरी ने यूं कहियो जाए, सावन में लूंगी बुलाए। पल भर को महुआ की आंखों के सामने महतारी का भूला चेहरा घूम गया। फिर वो दांत तले असरा दबाकर हंस पड़ी। धत, भरतार को पोई खिलाई की न्यारी मौज है, पिन भी मिल गया। राम जी, आज उसका आदमी पहलो पहलावे। भक्क से स्टोव जल उठा और भात समेत हड्डियाँ निकल गया। भट्टी का मुंह खुल पड़ा हो जैसे। अब आग लप लप करके महुआ का पेटीकोट चाट रही थी। वो एकदम से खड़ी हो गई और घबराहट भरी रुलाई के साथ नाड़े की गांठ खोलने लगी। वो उल्टे और कस गई। अब पेटीकोट तन पर गरम पिघले मोम सा चिपटता गया। उसने साड़ी खींच नीचे छोड़ दी और घबरा कर देखा पेटीकोट बचा ही कहाँ था, बस मुट्ठी भर नाड़े से लटका पड़ा था। पर आग अब भी सुर सुर नाड़े पर चल रही थी। आग छाती की तरफ बढ़ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर टोटी खोलनी चाहिए। वो सूसू की आवाज़ के साथ सुन्न खड़ी रही। महुआ के बदन में चिंगारियाँ लहक रही थीं। मैया री, वो जोरों से चीखी और फिर चीखती ही चली गई। उसकी चीखें बीबी जी के कमरे के गीतों के बोलों के बीच ढोलक की खाल के आर पार हो रही। बीबी जी एक झटके से उठ बैठी। लाड़ो मेरी ने यूं कहियो जाए कि बीच बकरा सा कैसे कटने लगा। वो चीख की दिशा में समझने का प्रयत्न करने लगी। बकरा हल्कान सा डकराए चला जा रहा था और महुआ जल मरी। पर अभी मरी कहाँ, वो तो पूरे होश में थी। अपने नंगे बेआबरू बदन पर पड़े गेंद भर बड़े फफोलों को साफ देख पा रही थी। सड़े मांस की दुर्गंध सूंघ पा रही थी। मुट्ठी भर पेटीकोट नीम तले राख सा पड़ा था। साड़ी काई लगी तलैया सी भू पे पसरी थी। सबसे पहले भौजी का भाई पहुंचा था। पल भर तो महुआ की उसासे भरती हाफती काया को एकटक घूरता रह गया था। उसके बदन पर जलने को कुछ बाकी न बचा था। चुटिया का लाल रिबन और आधे बाल जल चुके थे। वो अब भी हथेलियों से थप थप कर आग बुझा रही थी। भौजी के भाई ने देखा उसके वक्ष का ऊपरी भाग, गर्दन और चेहरा आग से अनछुआ रह गया था। तभी टुइयाँ भी पहुंच गया। उसे लपक कर भीतर से चादर ला महुआ का तन ढकना चाहा, पर वो तड़प उठी। मुनक्का और नानहरिया एक साथ पहुँचे। दोनों ने तान कर चादर का पर्दा किया और शोर मचाने लगे। दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, आग आग आग। तब जाकर बीबी जी दौड़ी, ठीक उठते शोर की सीध में।
पोशाकी मल की गाड़ी भी तभी बुलाकीनाथ एस्टेट में दाखिल हुई। देखा चादर का पर्दा तना है, उसके पीछे से लमछड़ की बहू गर्दन उठाकर जख्मी हिरनी सी इधर उधर ताक रही है। आंखों की पुतलियां घूम घूम कर किसी को खोज रही हैं। एक छोटी सी भीड़ जमा हो रही है। पोशाकी मल गाड़ी से कूदकर पत्नी के समीप जा खड़े हुए। अरे रे, क्या हो पड़ा? यहाँ ऐसे कैसे खड़ी हो तुम? ऐसे मैं खड़ी हूँ? ये देखो, तुम्हारे नौकर की बीवी पूरी की पूरी जल गई, पत्नी ने बताया। किसने जलाई? कैसे जली? अस्पताल लेके चलो फौरन, सेठ की मोटर में। भीड़ भिड्डों की छत्ते की मानिंद गुनगुन करने लगी। पोशाकी मल ने अपने को घिरा पाया। अरे राम भजन, इसे गाड़ी में अस्पताल फौरन पहुंचाओ, उन्होंने आदेश दिया। महुआ की साथ भरी आंखें भरपूर सेठ के चेहरे पर टिकी थीं। मोरे राजा को बुलाए दो, वो फुसफुसाई। पोशाकी मल हकलाते से पीछे को हट गए। अरे इसके आदमी को बुला लाओ कोई, उन्होंने कहा। अरे इसे कुछ पहनाओ तो सही, किसी औरत ने कहा। बीवी जी का दिमाग कौंधा। वो दौड़ी गईं और अपने पहनने का ढीला ढाला गाउन उठा लाईं। महुआ के होश उसकी साध के साथ और पैने हो गए थे। हमरा आदमी, उसकी नज़र की सीध में पड़ी बीबी जी भी हाँ हाँ हकलाने लगीं। मोटर चल पड़ी। टुइयाँ और मुनक्का भी साथ में गए और एक और औरत भी। लमछड़ के घर पहुंचने से पहले ही पुलिस वैन एस्टेट में दाखिल हो चुकी थी। बीबी जी पहला बयान लिखवा रही थीं, FIR। ये उनके जीवन का प्रथम महत्वपूर्ण बयान था। कोठरी के भीतर और आसपास के अनेक चित्र लिए जा रहे थे। बुझा हुआ स्टोव, धरती पर फैली साड़ी, मुट्ठी पर पेटीकोट की अहम भूमिका थी। पोशाकी मल रह रहकर पत्नी को घूरते कि इतना अधिक बकबक मत किए जाओ, जाने कौन सी कील पे पुलिस उन्हें और उनके बयान को फंसा दे। बातों के भी तो कच्चे खाते होते हैं। महुआ का नाम पता दर्ज होने के बाद SP साहब दरियाफ्त करते हैं। कौन है महुआ का आदमी? लमछड़ हाथ जोड़े सामने आ गया। भूल ही गया कि एक गैर मर्द उसकी औरत का नाम ले रहा है। वो लमछड़ की बहू है, ना कि वो महुआ का आदमी। यह हादसे के वक्त मौके पर था? उन्होंने बीबी जी से पूछा। बिल्कुल नहीं। किसी ने इसे हादसे से जरा पहले या बाद में यहाँ से भागते तो नहीं देखा? जी नहीं, सबने एक सुर होकर कहा। फिर ये कहाँ था? सेठ की गद्दी पर, बीबी जी बोली। जी हाँ था, सेठ ने हामी भरी। लमछड़ मुंह बाए खड़ा था, चकित, स्तब्ध। रोटी पोती औरत की इतनी बड़ी औकात। इसके पीहर से माँ बाप भाई किसी को भी लेकर आओ, उनका बयान जरूरी है। SP साहब FIR पर दस्तखत करवा के फाइल बंद करके बोले। बाप नहीं है हुजूर, भौजी का भाई बोल पड़ा। बाकी दूर गांव में रहते हैं, उसने जोड़ा। दूर गांव के बच्चे सब धर लिए जाओगे? उनमें से ही किसी को आकर कहना है कि उनकी लड़की यहाँ सताई नहीं गई, मारी पीटी नहीं जाती रही। बिना बच्चे वाली औरत के साथ और भी झंझट हैं। अभी टिकट कटा के चले जाओ कोई। साहब, ये इतने लोग हम सब भर हाथ जोड़ के कहते हैं कि लमछड़ अपनी औरत को कभी नहीं सताया, भौजी के भाई ने सबकी तरफ से कहा। चुप, तुम सब महुआ के ससुरालिए हो, पीहर वाला चाहिए। सब चुप। औरत जब जली तब ऐसा सन्नाटा नहीं खिंचा जैसा कि अब। जब SP साहब चले गए तभी वो सन्नाटा टूटा। टुइयाँ और मुनक्का महुआ को भर्ती करवा कर लौट आए थे और लमछड़ को रास्ता पता समझा कर भेज दिया था वहाँ। फिर यही तय पाया कि अब बैठ कर रोटियाँ खा ली जाएँ जो महुआ पो गई है। अन्न तो आखिर अन्न है, नानरिया अभी बच्चा है, इसी से सूखे मुँह बैठा रहा। फिर सलाह कर और पैसा जोड़ जाड़ कर तोताराम को महुआ के गाँव भेज दिया गया। वो मुँह लटकाए वापस आ गया। बोला, वे नहीं आते। काहे? सबने पूछा। उनने कह दई हमने बेटी दान कर दई, अब चाय फूको चाय जिलाओ। जरूर इसमें चाल है, बात को मौका ताक के पीटेंगे लमछड़ को, भौजी का भाई शहरी मुद्रा में बोला। चाल उल कुछ नहीं, नावा खर्चने का पड़े, इसी से नहीं आए। अस्पताल में महुआ शीशे के बक्से के भीतर नंगी पड़ी थी। शीशे पर कपड़ा फैला था। लमछड़ कर्तव्यनिष्ठ प्रेमी पति की तरह घबराया सा भूपे पे बैठा था। उसके हाथ बार बार प्रणाम की मुद्रा में अधजली लाश की ओर उठ जाते, जैसे वो वरदान देने वाली कोई देवी हो। SP साहब महुआ को उकसा रहे हैं। हाँ तो बोलो महुआ देवी, घबराओ नहीं, सब सच सच कहो। फिर राज फोड़ने की नरम आवाज़ में बोले, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम हैं ना। महुआ ने पुलिस की वर्दी को कतई अनदेखा कर लाचार चाव भरी नज़र से पति की ओर देखा। मोरे राजा, वो फुसफुसाई, ऐसी पिघलती आवाज़ जैसे जलती मोमबत्ती बोल रही हो।
लमछड़ ने घबराकर एसपी साहब की ओर देखा। ये कोई बयान नहीं हुआ, उन्होंने कहा। बयान दो, जल्दी करो महुआ। एसपी साहब फिर सख्ती पर आ गए। लमछड़ स्तब्ध था। उसकी घरवाली या कहो चूल्हे चौके वाली अचानक एक अजूबा बन गई थी, जिसकी चलती सांस का एक एक पल अनमोल हो गया था, और बोल पड़े तो एक एक बोल लाखों का। उधर एसपी साहब अपनी खीज लमछड़ पर उतार रहे थे, जैसे चाह रहे हों कि जली हुई औरत उसकी ओर बस उंगली भर उठा दे और वो फांय से उसे धर पकड़ें और कर दें अंदर। लमछड़ के क्वार्टर में छोटी सी बिरादरी जमा हो चुकी थी। भौजी का भाई उनका मुखिया बना बैठा था। 4 ईंट जोड़ के बनाया गवई चूल्हा जल रहा था। केरोसिन का स्टोव भूत की परछाई सा एक कोने में पड़ा था। सब पकाते बनाते बतिया रहे थे, मगर बहुत डरे धीमे। लहाज तो छूट गई भैया, अब दाह फौरन करे का परी। भौजी का भाई बोला। का दाह करियो अब, पहले ही जल फूंक गई। मुनक्का बोला। अरे करे का तो परी, नहीं तो भूत ना डोलत फिरी। भौजी के भाई ने डपटा। अब लमछड़ आए जाई, थाने से तो मरघट चला जाई। लमछड़ थाने काहे गया? हम कहा बहू बयान जो दिया वही का फोटो खींचा लाने को। भौजी का भाई बोला। इतने में लमछड़ बयान की फ़ोटोकॉपी हवा में लहराता आ पहुंचा। उसे एसपी साहब ने खुद बयान पढ़ के सुनाया था। वो कागज़ सामने कर यूँ बोलने लगा जो पढ़ के बता रहा हो। ईमा लिखा है कि ऊ बोली कि हमार मरद ऊ बखत स्टेट में नाही था और ऊ हमको बहुते चाहता रहा। नवा पेटीकोट और साड़ी वही लाए के दिया रहा। ऊ हमें अपने बच्चे का माफिक चाहता रहा साहेब। आखिरी जुमले पे लमछड़ एकदम से रीझ गया। उसी दरियादिली में उसने महुआ को सुहाग बख्शा। बोला, सुनो, लहाज जमुना किनारे पहुंच गई हुई। हम सेंदूर चूड़ी सिंगार साड़ी सब नवा मोल लाए हैं। पहले दुल्हन का मुख धुलाया जाई, 2-1 औरत लोग साथे चले चली। ऊका कपड़ा लत्ता पहरा के बेंदी चूड़ी पहराए कपरी। भौजी का भाई स्टेट की 2-4 औरतों को इकट्ठा करने लगा तो बोल सुनकर बीबी जी हाथ में एक नरम दुशाला लिए चली आईं। लो, लाश पर डाल देना। देखो महुआ का भाग, जाड़ा सूती चादर में बिता दिया और मरते ही दुशाला पा गई, औरतों ने कहा। लमछड़ को अंतिम बयान की कॉपी क्या मिली? वाणी मिल गई। बोला, दाह के बाद में सभी गांव जाएंगे, जहां भर बिरादरी जमावेंगे। उनका नाम पे हम खुदे पोवे बनावेंगे और पंडित पुजारी जिमावेंगे। अरे पुरनिया वंश की बहू मरी है, तिस पर सुहागन। महुआ के बासी जले बदन पर छींटा देकर उसके माथे पर बिंदी सिंदूर कर जब औरतों ने लाल किनारी का पल्ला कर दुशाला डाल दिया, तब लाश चकाचक सुहागन लग रही थी। लग रहा था लमछड़ ने उसे सुहाग नहीं, महुआ ने ही उसे मर्दानगी बख्शी हो। अभी आपने सुनी मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी अंतिम बयान। ये कहानी इंडिया टुडे में 28 फरवरी 1990 में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।